आज हम लोग देखेंगे एस के झा सर के बुक से बायोलॉजी। जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उसको पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा को मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। इसका सीधा मतलब है कि मानव जाति के विकास के विज्ञान को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन ए। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करती है या संक्रमण से सामना करती है कहलाती है फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन सी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ये एडाफोलॉजी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित, उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन को बोलते हैं प्राइमेटोलॉजी। जो कि मतलब कि एक जैसा हो गया उसी को बोलेंगे प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। यकृत का उपचार या उसके अध्ययन से संबंधित हेपेटोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो ये हो जाएगा अरेक्नोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन अरेक्नोलॉजी। सोरोलॉजी का अध्ययन छिपकलियों से है। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन कहते हैं। खाली स्थान लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो ये एथनोग्राफी। लिखित दस्तावेज है जो कि एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो ऑप्शन ए एंथ्रोग्राफी इसका आंसर होगा। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी है। हिमेटोलॉजी में क्या हो जाएगा? रक्त का अध्ययन। हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर सी। जीव की आकृति, उसकी संरचना एवं विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को मार्फोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन करते हैं? तो मनुष्य का अध्ययन से संबंधित एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य विज्ञान से संबंधित अध्ययन। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान, यानी कि पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी क्या है? जीवाश्म विज्ञान। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में पौधे का अध्ययन किया जाता है। ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। ओंकोलॉजी कैंसर से संबंधित है। आगे है ओनेरोलॉजी। ओनेरोलॉजी सपनों का अध्ययन। ओनेरियोलॉजी सपनों का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक मतलब जहर हो गया, तो जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम के कीड़ों का पालना, सेरीकल्चर। टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का संबंध जैव विविधता से है। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान। माइकोलॉजी। कवक विज्ञान को माइकोलॉजी, इसी को कुकुरमुत्ता विज्ञान बोलिए, कवक विज्ञान बोलिए, माइकोलॉजी बोलिए। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेलेंटोबायोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान, इसी को पेलेंटोबायोलॉजी बोलते हैं। बायोस्टिमेटिक्स उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थान के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ये एंथोलॉजी। फूलों के विज्ञान का अध्ययन एंथोलॉजी। कीटों के विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटेमोलॉजी। कीटों के विज्ञान के अध्ययन को एंटेमोलॉजी। आगे है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। मिलान करना है पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। वंशागति के अध्ययन को क्या बोलते हैं?
तो वंशागति के अध्ययन को बोलते हैं जेनेटिक्स, पर्यावरण को इकोलॉजी, जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोंटोबायोलॉजी। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्व आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जननांकी, डेमोग्राफी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। जंतु विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं जीवित व मृत जानवरों दोनों का। जूलॉजी का अध्ययन करता है जीवित और मृत जानवर दोनों का। जैविक जगत में होने वाली कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित है तो देखिए इसमें सुमेलित नहीं है तो पीसी कल्चर हो जाएगा मत्स्य पालन से। एपिक कल्चर मधुमक्खी या शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, हॉर्टिकल्चर फूल और पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे है कि जेरेंटोलॉजी वृद्ध अवस्था के अध्ययन से संबंधित है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का समायोजन से संबंधित है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ओलेरी कल्चर। रेशम के कीट पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा एपीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस सब्जी के खेती को क्या बोलते हैं? सब्जी का खेती। देखिए इसमें कौन सुमेलित नहीं? तो सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। सही देखिए क्या है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी। विटीकल्चर के द्वारा क्या चीज़ का इसमें कौन सा एक उत्पादित होता है? तो अंगूर। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन। अर्थवर्म, इसी को केंचुआ बोलते हैं। निम्न के कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका सही लेक्सिकोग्राफी हो जाएगा शब्दकोश का संकलन से। आगे है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिक एवं वितरण का, आनुवांशिक विज्ञान से है जेनेटिक्स। आगे है कि वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था या काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को जेरेंटोलॉजी। वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट क्या है? तो फिलाटेलिस्ट आपका डाक टिकट जमा करता है, उसी को फिलाटेलिस्ट कहते हैं। निम्न में से बेमेल ज्ञात कीजिए। तो साइकोलॉजी ये अलग हो जाएगा। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये संबंधित है चिकित्सा क्षेत्र से। साइकोलॉजी ये अपने अंदर होता है, साइकोलॉजी अपने अंदर होता है, मनुष्य के अंदर। ये देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है तो जीव विज्ञान, उसको जीव विज्ञान बोलते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा। पेडोलॉजी निम्न में से किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोरिया प्लेंटेरम किसकी पुस्तक है? थियोफ्रेस्टस की। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बीज का। पेडोलॉजी मिट्टी का या भूमि का अध्ययन। आगे है टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान का जनक ये हो जाएंगे ल्यूएनहॉफ। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। विटेकर 5 भागों में जीवधारियों को बांटा है। कैरोलस लिनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति कब दिया था? 1700 आपका हो जाएगा 1753। जीव विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। आगे है कि पराग कणों का अध्ययन को बोलते हैं पैलिनोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी को बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी। तो ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा चैप्टर कोशिका। कोशिका का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग क्या है? तो अंतःप्रद्रव जालिका। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग
कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम केवल पशु में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है। निम्न में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो अर्धसूत्रण के लिए बी ऑप्शन सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा नाभि को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। जीव की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीव का मूलभूत इकाई है कोशिका। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु है? तो ये जल है। आगे है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता है? तो विषाणु पे लागू नहीं होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं। कोशिका कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो कौन करता है? केंद्रक। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है केंद्रक। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो सेलुलोज है। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये होता है आपका माइक्रोकोंडिया में डीएनए होता है। नाभि में तो डीएनए होता ही है, लेकिन माइक्रोकोंडिया में भी डीएनए होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका केवल समसूत्रण विभाजन। जोड़ी मिलाइए। कोशिका भित्ति कौन दिया था? तो कोशिका भित्ति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका कोशिका विभाजन हो जाएगा आपका पौधे की कोशिका से, एटीपी जानवर की कोशिका से, एटीपी जानवर की कोशिका से। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, डीएनए को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र, माइक्रोकोंडिया को पावर हाउस ऑफ सेल। आगे है साधारण मानव में गुणसूत्र होता है 46। आगे मानव शरीर में कोशिकांग में पाए जाने वाले गुणसूत्र कितना जोड़ा होता है? तो 23 जोड़ा होता है। जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन सिद्धांत कौन देता है? ह्यूगो डी ब्रिज। निम्न में से लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। कौन कोशिका को पावर हाउस कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है? माइक्रोकोंडिया। आगे है निम्न में से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइक्रोकोंडिया। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित रहता है? तो मेटाफेज। पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइट वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल। आगे है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी होगा, मतलब कि अंतःप्रद्रव जालिका और राइबोसोम की भूमिका अधिक होती है। प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो अंतःप्रद्रव जालिका और राइबोसोम का। आगे है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपिड प्रोटीन दोनों का, प्रोटीन और लिपिड दोनों का। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो ये तिल्ली में बनती है। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसका सब सही है। देखिए, बीज पुटी अवस्था को भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिका बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त किया जा सकता है। स्तंभ कोशिका वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित रह सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों के कुछ कोशिकाएं रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई बार
ऊतकों के विकसित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में है? तो ये हो जाएगा आपका केवल भ्रूण में पाई जाती है। अब देखिए कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, इसको कहते हैं एपोटोसिस बोलते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक। कोशिका भित्ति कहाँ पे पाई जाती है? पादप कोशिका में। जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन है। तारकाय की खोज कौन किया था? बोबेरी। तारकाय का खोज बोबेरी। आगे हैं, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम किसने देखा था? तो जेई पैलेट ने। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी होती है? 2। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? यातायात गोल्जिकाय को, यातायात पुलिस गोल्जिकाय को बोलते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज कौन किया था? आर पोर्टर। कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं जहाँ कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिए थे जी बेंडा। कोशिका को ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन दिया था? तो बेंडा। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो ये होता है आपका कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में। गुणसूत्र में पाए जाने वाली आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का कौन खोज किया था? नॉल एवं रूस्का। निम्नलिखित में से कौन छोटी कोशिका है? तो माइक्रोप्लाज्मा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट के कारण प्रदान होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्राहक की तरह कार्य करता है? तो लाइसोसोम। तो ये दूसरा चैप्टर का खत्म हो गया। अब देखते हैं तीसरा चैप्टर, कोशिका विभाजन। आगे है कि शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है मियोसिस द्वारा। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है मियोसिस द्वारा। पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है, तो ये कोशिका प्लेट द्वारा। किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो ये होता है इस फेज में। कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी अवस्था में मेटाफेज होती है। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? तो एनाफेज में। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका में कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो ये 2 होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होती है। अब देखिए कि क्रॉसिंग ओवर होता है क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो मेटाफेज में। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो मेटाफेज में। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। तो ये तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया।